हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द लिक्विडेटर। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हाईवे दिखाकर चीफ ऑफिसर की आवाज सुनाई जाती है। चीफ ऑफिसर कहता है, हमारे केस का सस्पेक्ट केंजी रोड से अम्यूजमेंट पार्क की तरफ भाग रहा है। उसे पकड़ने के लिए हमारी बैकअप टीम बहुत जल्द वहां पहुंचेगी। फिर हम मूवी की हीरोइन मीसू को देखती हैं, जो उस सस्पेक्ट केंजी का पीछा कर रही थी। इधर भागते भागते केंजी अम्यूजमेंट पार्क में घुस जाता है। यहाँ केंजी एक बच्चे के गले में चाकू अड़ाकर मीसू को उसके करीब आने से मना करता है, पर तभी केंजी का ध्यान भटक जाता है और वैसे ही मीसू केंजी को पकड़ लेती है। मीसू कहती है, तुम्हें बच्चों को ड्रग्स लेने पर उकसाने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ हथकड़ी लगने से पहले ही केंजी मीसू को धक्का देकर आगे की ओर भाग जाता है। केंजी भागकर जाइंट व्हील में चढ़ गया था, इसलिए मीसू उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है, मगर तभी केंजी का पांव फिसल जाता है और केंजी बचने के लिए जाइंट व्हील का पोल पकड़ लेता है। वहीं इस मौके को देखकर मीसू केंजी को पोल के साथ हथकड़ी बांध देती है, जिससे बैकअप टीम आने तक केंजी यहीं लटका रहेगा। मूवी के अगले सीन में हम जियोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो काफी देर से बेहोश था। होश में आते ही जियोंग खुद को जंजीरों में बंधा देखता है। इसे देख जियोंग घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जियोंग के सामने एक अनजान आदमी आता है। वो आदमी एक बॉक्स दिखाकर कहता है, इस बॉक्स में तुम्हारा फोन है, जिससे तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो, पर पहले तुम्हें बॉक्स का पासवर्ड ढूंढना होगा। ये बुक देख रहे हो, इसमें जितने भी आंसर्स लिखे हुए हैं उन सबको मिलाकर जो स्क्वायर रूट निकलेगा वही इस बॉक्स का पासवर्ड है। तब जियोंग चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक मैथ बुक के पूरे अमाउंट्स का स्क्वायर रूट निकालना काफी मुश्किल था। इसे सुन किलर जियोंग को बहुत मारता है और पेन से जियोंग के हाथ की नस काट कर उसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 घंटे का समय देता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन देखती हैं। इधर डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर यांग मीसू को हाल ही में हुए मर्डर केस की फाइल देता है। यांग को पता था कि मीसू इस केस को अकेले सॉल्व नहीं कर पाएगी, इसलिए यांग मीसू को एक आदमी का कार्ड देकर उस आदमी से मिलने कहता है। अगले सीन में हम साइकोलॉजिस्ट किम को देखती हैं। किम चोई नाम के क्रिमिनल को धीरे धीरे हिप्नोटाइज स्टेज में ले आता है। दरअसल चोई को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिस कारण उसने कई सारे मर्डर्स किए थे। साइकोलॉजिस्ट किम कहता है, तुम अपनी किलर वाली पर्सनैलिटी से कहो कि वो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाए। तो चोई खुद को काफी फोर्स करते हुए चिल्लाकर किम के कहे गए वर्ड्स कहता है। किम आगे कहता है, उसके सामने यही चीज बार बार जोर जोर से कहो जब तक वो तुम्हारे अंदर से भाग जाए। इधर बाहर से मीसू किम को ये सब करता हुआ देख रही थी। तभी किम खिड़की पर से पर्दा हटाता है और हम देखते हैं कि ये सारा ऑपरेशन पुलिस की देखरेख में किया जा रहा था। यहाँ चोई पर्दा हटते ही अचानक से शांत हो जाता है, जैसे चोई के अंदर से किलर वाली पर्सनैलिटी गायब हो गई हो। किम चोई से कहता है, तुम एक बहुत बढ़िया एक्टर हो, तुमने पुलिस से बचने के लिए पागल बनने की एक्टिंग काफी अच्छे से की, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मैं कंफर्म हो गया हूँ कि तुम बस नाटक कर रहे थे। असल में मैं ना कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ और ना ही मैंने तुम्हें कभी हिप्नोटाइज किया था। तो इसे सुन चोई किम पर चिल्लाने लगता है। तभी किम पलटकर मीसू से कहता है, तुम इधर किस लिए खड़ी हो? आगे मीसू किम को बताती है, मुझे आपके पास ऑफिसर यांग ने भेजा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही जियोंग नाम के एक मैथ्स टीचर की हत्या हो गई है। किलर ने जियोंग को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी उसी के स्कूल असेंबली हॉल में टांग दी थी। मीसू आगे बताती है, आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। यू नाम का एक स्टूडेंट उन्हीं के क्लास में पढ़ा करता था। यू मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, जिस कारण उसके मिड टर्म एग्जाम में काफी कम मार्क्स आए थे। तब इस पर गुस्सा होकर टीचर जियोंग ने यू को मैथ की एक पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस अगले दिन तक सॉल्व करके लाने को दिया था। अगर यू बुक सॉल्व नहीं कर पाया तो जियोंग यू को अपनी क्लास में घुसने नहीं देंगे। फिर उस पूरी रात यू ने जागकर उस बुक को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन मैथमेटिक्स में कमजोर होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया और फिर सुबह के 4 बजते ही यू ने प्रेशर में आकर बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद पब्लिक और यू के पेरेंट्स के दबाव देने से स्कूल वालों ने टीचर जियोंग का प्रमोशन और बोनस दोनों ही रोक दिया। पर इतना ही काफी नहीं था। जियोंग के परिवार वालों ने बताया कि जियोंग को इसके बाद से अक्सर किसी आदमी से ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आने लगे और फिर कल ही जियोंग का कत्ल हो गया। इसे सुन किम अपनी चेयर से उठकर कहता है, किलर एक जवान लड़का है, लगभग 25 से 35 साल का, और उसकी कदकाठी एक सामान्य इंसान जितनी है। तुम्हारी जानकारी से मैं बस इतना ही अंदाजा लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर किम वहाँ से जाने लगता है। आगे मीसू किम की किलर के बारे में बताई हुई जानकारी कॉल में पुलिस डिपार्टमेंट को दे देती है। तभी किम मीसू को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, जियोंग के पेरेंट्स पर शक करना बेकार है। मीसू कहती है, क्यों? किम कहता है, तुमने लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के बारे में सुना है?
तो अगले सीन में मीसू हमें नरेट करती है कि लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल में किलर क्राइम सीन से कुछ चीजें ले जाकर उसके बदले में कोई क्लूज जानबूझकर छोड़ देता है। क्राइम सीन को दोबारा से परफॉर्म करने पर हमें पता चला कि किलर जियोंग को मारने में नहीं बल्कि अपने मेथड को साबित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। वहीं हम यू के पेरेंट्स में उसके फादर को देखे तो यू के फादर एक बहुत सिंपल आदमी है। वह अपने चश्मे को बदलने की जगह उस पर टेप लगाकर चलाती हैं। फिर ऐसा कंजूस आदमी इतने एडवांस और एक्सपेंसिव तरीके से किसी इंसान को क्यों मारेगा। आगे सीन एक कुत्ते पर शिफ्ट होता है जो खंडर की तरफ भाग रहा था। उस कुत्ते को ढूंढने के लिए एक छोटी बच्ची उसके पीछे जाती है। फिर बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही उस बच्ची को पपी मिल जाता है, लेकिन इतने में ही ऊपर से एक पानी की बूंद उस बच्ची पर टपकती है। फिर ऊपर देखते ही उस बच्ची को एक वाटर बैग के अंदर किसी आदमी की तैरती हुई लाश दिखती है। आगे पुलिस वाले बैग से पानी निकालकर उस आदमी की लाश को वहां से बाहर निकालती हैं। इस आदमी को किलर ने पूरी तरह से नंगा करके पानी के अंदर डुबोकर मारा था। अगले सीन में मीसू किम के घर जाकर उसे एक न्यूज दिखाती है। इस न्यूज के मुताबिक जिस आदमी की लाश वाटर बैग से मिली थी उसका नाम शीरो था। शीरो और उसकी मॉम एक घर में 30 साल से रह रहे थे। उस घर की जमीन किसी कंपनी ने डेवलपमेंट के लिए खरीद दी थी, जिस कारण कंपनी वालों को शीरो और उसकी मॉम को दूसरी जगह शिफ्ट होने के पैसे देने पड़े, लेकिन शीरो ने उन पैसों को सिर्फ अपने पास रख लिया और अपनी मॉम को फुटपाथ में छोड़ दिया। इधर 1 महीने पुराने इंटरव्यू में शीरो कह रहा था, मुझे अपने डिसीजन पर कोई पछतावा नहीं, अगर तुम्हें है तो तुम मुझे अपने घर में वापस डाल दो। तभी उस कमरे में एरी नाम की एक बच्ची आ जाती है। मीसू कहती है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? इसे सुन एरी कहती है, नहीं मैं उसकी वाइफ हूँ। किम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एरी किम के पास आकर कहती है, मेरे 20 साल का होते ही किम मुझसे शादी कर लेंगे। तो इसे सुन मीसू हंसने लगती है और ये सीन यहीं एंड होता है। रात को मीसू किम को कॉल पर बताती है, हमें उस वाटर बैग से पानी के अलावा कुछ और लिक्विड्स भी मिले हैं, जैसे कैल्शियम, ग्लूकोज, हार्मोन्स और शीरो का ही खुद का वेस्ट जैसे टॉयलेट। किम कहता है, किलर ने एक आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड तैयार किया है। मीसू कहती है, वो क्या होता है? किम कहता है, तुम्हारे बताए सारे मिनरल्स प्रेगनेंसी के वक्त एक औरत के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड के रूप में पाई जाती हैं। मतलब किलर ने लिटरली शीरो को उसकी माँ के गर्भ में वापस डाल दिया था। तो इसे सुन मीसू को लगता है कि इस किलर का कोई ना कोई कनेक्शन पिछले मर्डर से है। आगे मीसू दोबारा शीरो के क्राइम सीन में वापस जाती है, क्योंकि इस किलर की आदत थी कि वो क्राइम सीन में कुछ ना कुछ क्लूज जरूर छोड़ता था। जब मीसू उस खंडर बिल्डिंग में पहुंचती है तभी मीसू के पीछे एक आदमी आता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि किम था। किम भी क्राइम सीन दोबारा देखने आया था। मीसू कहती है, मुझे लगा कि कहीं बारिश से कोई एविडेंस मिट ना जाए, इसलिए मैं हड़बड़ी में यहाँ आ गई। तभी किम इधर एक फुटप्रिंट दिखाता है। मीसू कहती है, हमारी टीम इस क्राइम सीन में पहले भी आ चुकी है, आपको क्यों लगता है कि ये फुटप्रिंट किलर का ही होगा? किम कहता है, इस फुटप्रिंट को गौर से देखो, ऐसा फुटप्रिंट पानी के कांटेक्ट में आने से बनता है। साथ ही इस फुटप्रिंट को पैरों से घसीटकर मिटाने की नाकामयाब कोशिश की गई है। घटना के बाद इस जगह सिर्फ 3 लोग आए थे। पहली वो छोटी बच्ची, दूसरी पुलिस, लेकिन पुलिस अपने फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश क्यों करेंगे? तब तीसरा बचता है वो किलर। किलर कल रात बारिश खत्म होती ही शीरो को वाटर बैग में मरता हुआ देखने आया था और उसी वक्त ये फुटप्रिंट यहाँ छप गया होगा। हो सकता है कि किलर एक बार फिर अपने क्राइम सीन को देखने वापस आए। तभी इतने में ही इन दोनों को सामने एक रोशनी दिखती है। इसे देख ये दोनों दीवार के पीछे छिप जाती हैं। यहाँ आने वाले इंसान के कदमों की आवाज सुनकर किम मीसू को बताता है, इस आदमी की उम्र 25 से 35 के बीच है और इसका पूरा फिजिक किलर से मैच करता है। तभी किलर को इनकी आवाज आ जाती है और किलर अपनी रिवॉल्वर निकालकर सामने की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर किम और मीसू खड़े थे। इधर दीवार में किलर की परछाई को देखकर किम अपनी छतरी से किलर पर हमला कर देता है, लेकिन ये कोई किलर नहीं बल्कि ऑफिसर यांग थे। आगे इन दोनों को घर छोड़ती वक्त यांग कहता है, शीरो के मर्डर से मुझे कुछ ली येन नाम के रेपिस्ट के गुम होने की घटना याद आ रही है, जहां पर एक अनजान आदमी ने ली को बहुत पीटा था और फिर उसके बाद से ही ली गायब हो गया। किलर भी उन्हीं लोगों का मर्डर कर रहा है जिन्हें जनता हेट करने लगी थी। आगे गाड़ी से किम के निकलने के बाद मीसू यांग से उस बच्ची के बारे में पूछती है जो किम के साथ रह रही है। यांग कहता है, तुम्हें वो खबर याद है जिसमें उसी रेपिस्ट ली येन ने एक छोटी बच्ची का रेप किया था? वो बच्ची असल में एरी ही थी। एरी का रेप करने के बाद भी ली को कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि ली ने एरी के फादर को पैसे खिलाकर अपनी साइड कर लिया था।
ली की जेल से छुटती ही एरिक की मॉम इस सदमे से पागल हो गई और एरिक को इतनी कम उम्र में डिप्रेशन हो गया। उस केस के इंचार्ज ऑफिसर किम थे। किम ने फैसला किया कि वो एरिक को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन एरिक ने इस पर किम को मना कर दिया। तब किम ने एरिक को बताया कि उसके बड़े हो जाने के बाद किम उससे शादी कर लेगा, बदले में एरिक को उसके साथ रहना होगा। तब इस पर एरिक मान गई। तो ये सब सुनकर मीसू को एरिक के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर अगले सीन में हम पार्क को देखती हैं, जिससे टेप से बांधकर किलर उस पर और उसके घर पर पेट्रोल छिड़क रहा था। तभी किलर खिड़की खोलता है और पार्क से कहता है, उस दिन तुम भी इस बिल्डिंग में नशे में धुत होकर उसके घर को जलता देख रही थी। तभी हम फ्लैशबैक में एक लड़की को देखती हैं जो आग से जलते वक्त बचने के लिए आवाज लगा रही थी। इसी के पैरलर में मीसू अपने ऑफिसर्स को बताती है, आज से 20-25 दिन पहले मिसाई नाम की एक औरत अपने जलते हुए कमरे में लॉक हो गई थी। मिसाई ने उस वक्त किसी तरह फायर सर्विस को कॉल तो कर दिया था, लेकिन फायर सर्विस के रास्ते में एक वैन खड़ी थी। उस वैन के नंबर प्लेट को देखने से पता चला कि वो वैन किसी पार्क नाम के आदमी को बिलोंग करती थी। एम्बुलेंस को पार्क को ढूंढने और उससे उसकी वैन को हटवाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा, क्योंकि उस वक्त पार्क ने शराब पी हुई थी। इस दौरान मिसाई के घर की आग और तेजी से फैल गई और मिसाई उसी में जलकर मारी गई। तभी हम एक किलर को दिखाती हैं जो पार्क को फायर सर्विस बुलाने का मौका देता है और फिर फायर सर्विस जल्दी से पार्क के घर की तरफ आ रही होती है। दूसरी तरफ किलर पार्क के घर को आग लगाकर वहां से चला जाता है। आगे जब फायर सर्विस वहां पहुंचती है, तभी उन्हें भी ठीक पिछली बार की तरह रास्ते के बीचों बीच एक वैन दिखती है। ये वैन फिर से पार्क की थी और इस वक्त पार्क आग में चल रहा था। तभी पार्क का घर ब्लास्ट होने से पार्क भी जलकर खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में मीसू ये सारी बातें अपने ऑफिसर्स को बता रही थी। आगे किम सामने आकर अपने साथियों से कहता है, किलर जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके गलत हरकतें सोशल मीडिया और न्यूज में वायरल हुई थी, और शायद ये सिर्फ शुरुआत है। किलर अभी इस तरह के और मर्डर्स करने वाला है। फिर इसके बाद किम पार्क की वैन देखने जाता है। किलर काफी शातिर था, उसने तीनों मर्डर्स के क्राइम सीन में एक फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ा था। ये सब देखते वक्त किम से बाय मिस्टेक वैन की लाइट ऑन हो जाती है। जब किम वापस से लाइट ऑन करके देखता है तो उसे सामने की दीवार में कोई नंबर दिखता है। इसे देख किम गाड़ी से बाहर उतरता है और गाड़ी की हेडलाइट्स पर नजर डालता है। यहाँ हेडलाइट्स में किलर ने मिट्टी से कोई नंबर लिखा हुआ था। आगे किम सबसे फर्स्ट वाले क्राइम सीन में जाकर वहाँ पड़े चेन को चेक करता है। चेन के अगले हिस्से में जंग लगी हुई थी, मतलब किलर इस चेन को किसी ऐसी जगह से लाया था जहाँ बहुत सारा पानी है। फिर किम की नजर उसी क्राइम सीन में रखे बोर्ड पर पड़ती है। इसमें किम उन नंबर्स को देखता है जो बोर्ड में एक से ज्यादा बार लिखे गए थे। फिर किम उन सभी नंबर्स को उनके अपीयरेंस वाइज लगाता है, जिनसे मिलकर एक नया नंबर बनता है। इसके बाद किम सेकंड क्राइम सीन में जाकर उस वाटर बैग की जांच करता है। इधर बैग के अंदर भी एक अलग नंबर लिखा हुआ था। ये सब जांचने के बाद किम यान से उसके पुलिस एकेडमी का नंबर पूछता है। यान कहता है X01339। किम कहता है मेरा नंबर 348 है और यही नंबर उस वाटर बैग में लिखा हुआ था। वही जो नंबर मुझे बोर्ड से मिला था, उसी सेम नंबर से हमारी फाइल डिपार्टमेंट में एक फाइल है। वो फाइल ली के रेप केस के बारे में है और सबसे आखिर में हेडलाइट से मिला हुआ नंबर मेरे क्लास में सभी स्टूडेंट का इनिशियल नंबर हुआ करता था। इसका मतलब किलर मेरे बारे में सब कुछ जानता है और किलर ये सारे क्लूज जानबूझकर इनडायरेक्टली मुझे दे रहा है। फिर अगले ही दिन सोशल मीडिया में एक अनजान आदमी पोस्ट करता है, आप सभी का उस घटिया लॉयर के बारे में क्या सुझाव है जिसने युआन को फंसाया था। फिर फ्लैशबैक में हमें बताती हैं, हु नाम की एक बुजुर्ग महिला अचानक से बस में बेहोश हो गई थी। तब उस वक्त एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यॉन ने इमरजेंसी कॉल करके उस महिला को एम्बुलेंस में भर्ती करवाया था। लेकिन इस हादसे के बाद से उस महिला का बेटा सैम युआन को कॉल पर धमकी देने लगा कि उसकी मॉम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। फिर उसने उन्हें हॉस्पिटल क्यों भिजवाया। अब हॉस्पिटल के 1.5 लाख येन का बिल भी वही पे करेगी। आगे इस बात को लेकर सैम ने युआन पर मुकदमा कर दिया और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उस बूढ़ी महिला ने यॉन से उसे हॉस्पिटल भेजने को नहीं कहा था, इसलिए यॉन को उस महिला के हॉस्पिटल का आधा बिल यानी 52,000 येन भरने होंगे। इस मुकदमे को सैम की तरफ से लॉयर रैन ने लड़ा था। रैन का कहना था अगर वो लेडी मर भी जाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर प्रेजेंट में यॉन की ये सारी कहानी किम मीटिंग में सुनाकर कहता है किलर का अगला टारगेट यही आदमी होने वाला है। आगे उस लॉयर रैन को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। यहाँ किम लॉयर रैन को समझाता है कि किलर आपको ही अगला टारगेट बनाने वाला है, इसलिए आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आगे पुलिस वाले रैन को सेफ्टी के लिए एक होटल रूम में रख देती हैं। रैन कहता है मुझे कब तक यहाँ रहना होगा,
किम कहता है पुलिस इस होटल के चारों ओर तैनात है और किलर यहाँ भटक भी नहीं सकता। ऐसा कहकर किम उस कमरे से चला जाता है। आगे किम एक एक करके अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी पुराने क्लासमेट से मिलता है, लेकिन इनमें से किसी की भी पर्सनालिटी किलर जैसी नहीं थी। फिर रात में किम इसी तरह ढूंढते हुए अपने एक क्लासमेट की शॉप में पहुंचता है। तभी शॉप के अंदर से किम को एरी की आवाज आती है। इसे सुन किम शॉप का शटर खोलता है तो इस शॉप के अंदर एरी थी। किम एरी से गुस्से में कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। एरी कहती है मैं यहाँ अपने होमवर्क के काम से आई हूँ और वैसे भी घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ मेरा रोज का आना जाना है। फिर इसके बाद किम उस जगह को देखने लगता है। ये एक एक्वेरियम शॉप था जहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ रखी जाती थी। तभी ये सब देखते वक्त अचानक से किम के सामने एक बच्चा शरारत करने आता है। किम उस बच्चे को डांटते हुए कहता है ये खतरनाक है। तब एरी उस बच्चे को पकड़कर किम से कहती है अपने बेफालतू में ही कूडो को डरा दिया। तभी किम इधर देखता है कि कूडो के हाथ की 3 उंगलियां जुड़ी हुई थी। इतने में ही किम को अपने डिपार्टमेंट से कॉल आ जाता है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि किलर का असली टारगेट लॉयर नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा सैम था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस वाले रैन को होटल में कैमरे की निगरानी में छोड़कर सैम के घर जाने लगती हैं। सैम के घर के पास पहुंचते ही चीफ को एक ऑफिसर बताता है कि सैम जब शाम को अपने घर लौटा तो उसे जमीन से लेकर वाइन जार जितना एक लंबा वायर दिखा जो देखने में किसी वॉर्म के वायर जैसा लग रहा था। यहाँ फोन में किम चीफ से कहता है कुछ अजीब है, किलर ने सोशल मीडिया में तो रैन को टारगेट किया था। इसे सुन चीफ कहता है वो सब बस तुम्हारा अंदाजा था इडियट। ऐसा बोलकर चीफ फोन मीसू को वापस कर देता है। आगे हम सैम की मॉम को देखते हैं जो घर में बॉम्ब मिलने से बहुत परेशान थी, लेकिन इधर बॉम्ब स्पेशलिस्ट आकर उस बॉम्ब के वायर को कट कर देता है। फिर जब उस वायर को निकाल कर देखा जाता है तो उसके अंदर बॉम्ब नहीं बल्कि सिर्फ गैसोलीन के डब्बे थे। वीडियो कॉलिंग में किम मीसू को कहता है गैसोलीन से सिर्फ आग लगाई जा सकती है लेकिन कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं किया जा सकता। मतलब किलर ने हमें बेवकूफ बनाया है, उसका असली टारगेट वो लॉयर ही था। फिर जब पुलिस वाले होटल में वापस जाकर चेक करती हैं तो लॉयर कमरे से गायब था। अचानक से चीफ सबको अपना मोबाइल ऑन करने को कहता है क्योंकि इस वक्त किलर सोशल मीडिया में फिर से एक्टिव हो गया था। आगे पुलिस वाले किलर का सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक करके उस लोकेशन में जाने लगती हैं। दूसरी तरफ किम भी मैसेज मिलते ही उस लोकेशन में पहुंच जाता है। इधर किलर ने लॉयर को बांधकर उसके साथ एक टाइम बॉम्ब जोड़ दिया था। लॉयर किम को बताता है जैसे ही सोशल मीडिया में मुझे मारने के लिए 1 लाख वोट्स जनता द्वारा पूरे हो जाएंगे वैसे ही किलर इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा जिससे ये आधा एरिया तबाह हो जाएगा। तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस टाइम बॉम्ब वाली आसपास की जगह से वहां की पब्लिक को हटाने लगती हैं ताकि बॉम्ब ब्लास्ट होने से उनकी जान को खतरा ना हो। वहीं दूर से किलर बैठकर कैमरे के थ्रू ये सब देख रहा था। किलर ने अपना आईपी एड्रेस इनक्रिप्ट कर रखा था जिस कारण उसका रियल लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। तभी किलर के कंप्यूटर में 1 लाख वोट्स पूरे हो जाती हैं और वैसे ही किलर एक बटन दबाते ही उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। लकीली बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही किम और मीसू उस जगह से बाहर आ गए थे, लेकिन लॉयर रैन मर गया था। इस ब्लास्ट को देखकर किम को अपने आखिरी क्लासमेट से मिलने की याद आती है। आगे किम अपने उसी एक्वेरियम वाले क्लासमेट जून से मिलने जाता है। जून किम को अपने कमरे के अंदर ले चलता है। यहाँ आते ही किम जून से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है जो बीमार लग रही थी। जून बताता है मेरी वाइफ एक ट्रॉमा की वजह से काफी सालों से बेहोश है पर धीरे धीरे इसकी हालत में सुधार आ रहा है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये जरूर ठीक हो जाएगी। किम कहता है और कूडो क्या वो तुम्हारा बेटा है? जून कहता है कूडो हमें कचड़े के पास खाना मांगते हुए दिखा था, तब मेरी वाइफ को उस पर दया आ गई और फिर हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। ऐसा कहकर जून किम के पास आकर कहता है खैर तुम यहाँ बस मेरी स्टोरी सुनने तो नहीं आए होगे, कोई जरूरी काम है? किम कहता है नहीं, बस आजकल मैं मेरे स्कूल के पुराने दोस्तों से दोबारा मिल रहा हूँ। तुम्हें याद है हम सभी दोस्त मिलकर बास्केटबॉल खेलते थे? जून कहता है मैंने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके होने या ना होने से क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम उसी क्लास में बहुत पॉपुलर थे। चाहे कोई सी भी फील्ड हो, पूरा स्कूल तुम्हारी तारीफ करता था। तुम्हारी तरह मैंने भी कुछ समय पहले पुलिस के लिए अप्लाई किया था लेकिन मैं उसमें फिट नहीं हो पाया। किम कहता है तुम पुलिस क्यों बनना चाहते थे? जून कहता है तुम अभी भी नहीं समझे, मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था। तुम मेरे आइडल थे लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो पुराना किम नहीं रहा। ऐसा कहकर जून वहाँ से चला जाता है। वहीं किम इधर ऑब्जर्व करता है कि जून उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था।
अगले दिन किम उसी क्राइम सीन में पहुंचता है जहां पर कल रात ब्लास्ट हुआ था। तभी किम के पास मीसू आकर कहती है, देखिए हमें क्राइम सीन से क्या मिला। इस कंप्यूटर के टूटे हुए टच पैड में किसी के अजीब से हाथ के निशान हैं। जब किम गौर से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि इस तरह से जुड़ी हुई उंगलियां जून के बेटे कूड़ो की हैं। फिर किम अपने साथ पुलिस वालों को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर जून गया था। तभी यहाँ भागते हुए कूड़ो किम के पास आ जाता है। जब किम कूड़ो का हाथ देखता है तो उसके हाथ की स्किन जल गई थी, जिस कारण उनमें प्लास्टर लगे हुए थे। तभी वहाँ जून आ जाता है। जून बताता है कि कूड़ो ने गलती से फिश टैंक पर गर्म हीटर रख दिया, जिस कारण टैंक की सारी मछलियाँ मर गयी। फिर जब कूड़ो उन मछलियों को निकालने लगा तब गर्म पानी की वजह से उसके दोनों हाथ जल गए। तो इसे सुन किम जून को पकड़कर कहता है, तुम अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कूड़ो ने बॉम्ब ब्लास्ट से पहले तुम्हारा लैपटॉप टच किया था, इसलिए पकड़े जाने के डर से तुमने खुद उसके हाथ की स्किन जला दी। लेकिन मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आगे पुलिस वाले जून के बारे में पता करती हैं। जून 2007 तक एक साइबर कैफे चलाता था। फिर शादी के बाद जून ने उस कैफे को एक्वेरियम में बदल दिया, लेकिन जून का रिकॉर्ड एकदम साफ था। किम कहता है पर जून की पर्सनैलिटी किलर से एकदम मैच करती है। साथ ही वो कैफे में भी काम कर चुका है, जिस कारण उसे कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज है। इसे सुन चीफ कहता है, लेकिन किसी को अरेस्ट करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं है। तो अगले सीन में किम जून से नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस स्टेशन बुलाता है। किम जून से कहता है, तुमने मुझे ही इस केस के लिए क्यों टारगेट किया? जून कहता है, क्योंकि हम दोनों लगभग एक जैसे हैं। तुम क्रिमिनल्स को रूल्स के अंदर रखकर पकड़ना चाहते हो, वहीं मैं उन्हें पकड़ने के लिए अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। तुम्हें पता है उस किलर ने जिसको भी मारा है वह सभी मरने के ही लायक थे। किम कहता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि वो किलर तुम ही हो? वैसे भी आज नहीं तो कल लोगों के सामने ये असलियत आ ही जाएगी। जून कहता है, चलो ठीक है, एक शर्त लगाती हैं। मैं देखता हूँ कि तुम मुझे पकड़ पाते हो या नहीं। तो सुनो, जिस रात ली गायब हुआ था और एक आदमी उसे मार रहा था, उस दिन मैं वहीं छिपकर उन दोनों को दूर से देख रहा था। मैंने देखा कि ली गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे किसी ने मार डाला था। मेरा अगला टारगेट ली का वही हत्यारा है। ऐसा कहकर जून किम को सोचने पर मजबूर कर देता है। आगे घर पहुंचकर किम एरी को समझा देता है कि वो अपने घर और स्कूल के अलावा किसी भी जगह पर ना जाए, खासकर कि जून के फिश शॉप में। ऐसा सब बताकर किम जैसे ही घर से बाहर आता है वैसे ही उसे बाहर मीसू दिखती है। मीसू को पता था कि किम जून के खिलाफ खुद से कुछ सुराग ढूंढने जाएगा। आगे किम मीसू को गाड़ी में बताता है जो बॉम्ब किलर ने इस्तेमाल किया था वो बॉम्ब शहर में आसानी से नहीं मिलता। उस बॉम्ब को जून अपनी आइडेंटिटी लीक होने के डर से भी किसी डिलीवरी पर्सन से नहीं मंगा सकता था, इसलिए जून खुद उस बॉम्ब को लेने गया, वो भी किसी ऐसे रास्ते से जहाँ पर कैमरे नहीं है। और इन सभी बातों को मिलाकर मेरा अंदाजा है कि जून बॉम्ब खरीदने जियांग होम टाउन गया होगा। आगे उस लोकेशन में पहुंचने के बाद ये दोनों वहां एक कॉफी शॉप में एक रात रुकती हैं। यहाँ बातों ही बातों में इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अगली सुबह जब मीसू होटल में जागती है तो उसे वहाँ किम नहीं दिखता। तभी साइड वाली होटल स्टाफ बताती है कि सुबह सुबह ही मिस्टर किम यहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा था कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। आगे हम उस गांव के एक पुराने आदमी की आवाज सुनते हैं जो किम को बताता है कि जब तुमने जून का नाम लिया तब मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन है। दरअसल जून को गांव में सब जैंग कहते थे। जैंग के फादर और मदर को शादी किए 5 साल हो गए थे, लेकिन इतने समय पर भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के लिए गांव में एक म्यूजिशियन आया। उस म्यूजिशियन के गांव से चले जाने के बाद ही जैंग की मॉम प्रेग्नेंट हो गई, जिससे जैंग पैदा हुआ। उस वक्त गांव वालों को लगा कि जैंग का असली फादर वही म्यूजिशियन था जो कुछ दिनों के लिए रुकने आया था, लेकिन जैंग के फादर इसे एक अफवाह मानते थे। फिर समय बीता और जैंग के फादर ने ऑब्जर्व किया कि उसका बेटा बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखता है। इसे जानने के बाद जैंग के फादर जैंग को हर दिन पीटने लगे। इवन उन्होंने जैंग के स्कूल का खर्चा देने से भी मना कर दिया। वो तो जैंग की मॉम ने कुछ पैसे सेव कर रखे थे, जिस कारण जैंग ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे रोज रोज के ताने से थक हार कर एक दिन जैंग की मॉम ने अचानक से सुसाइड कर लिया। ऐसा बताते हुए वो आदमी किम को जैंग के पुराने घर लाता है। जब किम उस घर का ताला देखता है तो ताले में ज्यादा धूल नहीं जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ताले को कुछ दिनों पहले ही खोला गया है। अब किम ताला तोड़कर घर के अंदर जाता है। घर में अभी भी लगभग 20 साल पुराने फर्नीचर वैसे ही रखे हुए थे। किम उन सभी फर्नीचर पर स्प्रे छिड़कता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, जिससे कमरे में अंधेरा हो जाता है और किम को उस घर के सभी पुराने दाग धब्बे दिखने लगती हैं। किम इन्हें देखकर उस दिन का अंदाजा लगाता है जिस दिन जैंग यानी जून की मॉम ने सुसाइड किया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस रोज भी जून के फादर जून को बहुत पीट रहे थे
और वो जून पर एक कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मारने ही वाली थी। वहीं जून डरा हुआ था। डरते हुए जून के हाथ एक चाकू लग गया और जून उस चाकू से अपने फादर को मार डालता है। जून ने अपने फादर को मारने के बाद एक कुल्हाड़ी से उनकी बॉडी को काट दिया था, जिसके छींटे दीवार तक फैले हुए थे। इधर किम को एक घसीटने का निशान दिखता है। किम उस निशान को देखते हुए एक सीक्रेट बेसमेंट के अंदर आता है। इस बेसमेंट के एक बॉक्स में जून ने बॉम्ब वाले सारे सामान छिपा रखे थे। फिर किम जब आगे बढ़ता है तो उसे यहाँ जून के फादर की डेड बॉडी दिखती है, जो इतने सालों के बाद सड़ गई थी और उस बॉडी का सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। जून ने 20 साल तक इस बॉडी को यहीं छिपाया हुआ था। तभी उधर किम को जून का कॉल आता है। जून कहता है, हमारी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई। किम कहता है, पर लगता है कि मैं जीत गया हूँ। जून कहता है, इतनी जल्दी कैसे? तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, फिर भी तुमने उस लड़की को अकेले क्यों छोड़ा? अब तुम अंदाजा लगाओ मैं कहाँ हूँ, वरना 20 मिनट बाद। तो इसे सुन किम जल्दी से होटल के अंदर पहुंचता है, जहां पर मीसू ठहरी हुई थी। होटल के रास्ते में ही किम को ऑफिसर यांग मिलते हैं। किम यांग से कहता है, मीसू को वो 20 मिनट के अंदर मार डालेगा। मीसू कहाँ है? तभी उधर मीसू आती है, जो बिल्कुल ठीक थी। इसे देख किम को समझ नहीं आता कि जून ने फिर किस लड़की के बारे में उससे कहा था। तभी पुलिस वालों को एक क्राइम सीन से किसी लड़की की लाश मिलती है। जब जून आगे जाकर उस लाश का बैग खोलकर देखता है तो ये लाश एरी की थी। इसे देखकर किम बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं इधर उन्हीं के सामने खड़ा होकर जून उन सभी को रोते हुए देख रहा था। जून को पता चल गया था कि उसकी पोल खुल गई है, इसलिए जून खुद को अरेस्ट करवाने आया था। लेकिन जून को देखते ही किम भागते हुए जून के पास जाता है और उसे मारकर उस पर गन तान देता है। जून कह रहा था, मुझे मार डालो, इसी से मेरा इंसाफ होगा, मगर दूर से। इधर चीफ ऑफिसर और स्टाफ मेंबर्स किम को ऐसा करने से रोक रहे थे। फिर आखिरकार किम जून को नहीं मारता। अगले सीन में जून कन्फेशन रूम में होता है। इधर जून अपने गुनाह मानने से इनकार कर रहा था। तभी किम जून के सामने आकर उसे बताता है, तुम्हारी वाइफ सैरा को होश आ गया है। दरअसल सैरा हमेशा से होश में थी। तो जून इस बात को मजाक समझता है। तब किम जून को मॉनिटर में देखने को कहता है। इसे देख जून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किम जून से कहता है, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आकर बातें कर रहा था तभी मैंने सैरा के हाथों को हिलते हुए देख लिया था। इसका मतलब सैरा का कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। इसे सुन जून सैरा से कहता है, तुम कब से होश में थी? सैरा कहती है, मुझे नहीं पता, ये सब एक सपने की तरह था। जो भी बातें तुम मेरे इलाज के वक्त मुझसे कहती थी वो सब मुझे अच्छे से सुनाई देता था। तुम अक्सर मेरा इलाज करते हुए उन मर्डर्स के बारे में खुद से बात करती थी। तो अपनी वाइफ के इस बयान को सुनकर जून कहता है, मेरी वाइफ ने कहा कि वो सब एक सपने जैसा था। हो सकता है कि ये सब उसका कोई बहम हो। इस विटनेस के दम पर तो मुझे ज्यादा दिनों तक अरेस्ट नहीं कर सकती। ऐसा कहकर जून अचानक से सीरियस होकर कहता है, इस शहर ने एक आदमी को सब कुछ दिया, बदले में वो आदमी चाहता था कि इस शहर को भी अच्छे और वफादार लोग मिले। उसको भरोसा था कि उसका आइडल शहर को एक अच्छी जगह बनाएगा, लेकिन वो आइडल खुद सेल्फिश निकला। इसलिए उस लड़के ने शहर के नागरिकों को सुधारने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। इसे सुन किम समझ जाता है कि इस कहानी का लड़का जून है और उसका आइडल खुद किम है। जून के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता एविडेंस अब भी हाथ नहीं लगा था, लेकिन जून ने पुलिस के काम में बाधा डाली थी, इसलिए जून को सिर्फ 10 दिन की जेल होती है और फिर उसे वहां से रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम मीसू को देखती हैं, जो किम से कहती है, डीएनए से साबित हो गया है कि बेसमेंट से मिली कंकाल जून के ही फादर की थी, पर अब उनके मर्डर की स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गई है और हम जून को इस पर अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इसे सुन किम को बहुत अफसोस होता है। तब मीसू किम को अच्छा फील कराने के लिए एक ब्लू रिबन देती है। फिर शाम को जून किम को कॉल करके कहता है, मैं इस वक्त एक बहुत ऊंची इमारत पर खड़ा हूँ, यहाँ से कूदने पर मेरी जान जा सकती है, बस तुम्हारे एक इशारे पर मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, सब तुम्हारे हाथ में है। किम कहता है, मेरा फैसला है कि तुम बिल्डिंग से मत कूदो। इसे सुन जून हैरान होता है। किम आगे कहता है, असल में तुम मुझे अपना अगला टारगेट बनाना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कूदने को बोलूं ताकि तुम इस रिकॉर्डिंग को अपने अकाउंट में पोस्ट कर दो, जिससे लोग मुझे ट्रोल करें और फिर तुम उनके सामने लेजेंड बनने के लिए मुझे मार डालो, ऐसा ही है ना? फिर सीन कट होकर ऑफिसर यांग पर आता है। इधर एक चोर किसी लेडी का पर्स चुरा कर भाग रहा था। यांग जैसे ही उस चोर को पकड़ने गाड़ी से बाहर निकलता है, वैसे ही एक आदमी बेफालतू की बात में यांग से हाथापाई करने लगता है। तब यांग उस आदमी को मारकर अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तब वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ये पुलिस ऑफिसर मुझे मारकर अपने पोस्ट का गलत फायदा उठा रहा है। इस बीच कुछ लोग यांग का लड़ाई करने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं।
फिर हम जून को देखते हैं जो इंटरनेट में इस वीडियो को देख लेता है। इसी के पैरेलल में किम अपने कैमरा से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और तभी ये सीन यहीं एंड होता है। आगे किम एक कॉफी शॉप पहुंचता है जहां पर ऑफिसर यांग उसका इंतजार कर रहे थे। इधर किम यांग से कहता है उस वीडियो में उस मोटे आदमी की एक्टिंग देखकर साफ बताया जा सकता है कि तुमने वो सारा एक्सीडेंट खुद से प्लान किया था। यांग कहता है ओह तो तुम्हें पता चल गया, अब मेरी फुटेज जून तक पहुंचेगी, तब वो मुझे मारने आएगा, तभी मैं अपनी इस गन से उसे मार डालूंगा। किम कहता है मुझे पता चल गया, ली येन के गुम हो जाने के पीछे तुम्हारा हाथ था। उस रात ली की जिससे लड़ाई हुई थी वो तुम ही थे। यांग कहता है मैंने बस उस रात ज्यादा दारू पी रखी थी और मैं उस बेवकूफ को मजा चखाना चाहता था, लेकिन मेरा उसे मारने या उसे गायब करने के पीछे कोई हाथ नहीं। किम कहता है मैं ये जानता हूँ क्योंकि उस रात तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ जून आया था। ली येन को मारकर शहर से गायब करने का काम जून ने किया है। असल में उसे उस वक्त लगा कि तुम मैं हूँ, इसलिए उसने ली येन को मार डाला, मतलब कि तुम अब मेरे बदले मरने वाले हो। वैसे जरा अपनी गन दो ना। तो यांग किम को अपनी गन देता है। गन लेते ही किम उससे यांग को गोली मार देता है। यांग को मारने के बाद किम गन के साथ कैमरा के सामने आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आगे कुछ दिनों बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं। वो आदमी चलते चलते जून की बिल्डिंग के छत पर पहुंचता है। यहाँ जून उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ये आदमी किम था। किम ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। जून कहता है तुमने मेरा टारगेट बनने के लिए अपने दोस्त को मारकर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब मुझे तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं। किम कहता है तुम कुछ भी करो, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम उनके सामने लेजेंड बनने की झूठी कोशिश कर रहे हो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना जैंग? तो इधर अपने पुराने नाम को सुनकर जून गुस्से में आ जाता है और किम पर हमला करता है। फिर इधर एक काफी लंबी फाइट के बाद जून किम को हराकर घसीटते हुए उसे अपने एक बेसमेंट तक ले चलता है। इस बेसमेंट में जून ने तरह तरह के हथियार रख रखे थे। जून किम को मारने के लिए वो कुल्हाड़ी उठाता है जिससे उसने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया था। फिर जून जैसे ही किम को मारने वाला होता है वैसे ही सीन कट होकर ऑफिसर यांग पर आता है। यांग ऑपरेशन से ठीक हो गया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शॉप आने से पहले ही किम ने यांग को बता दिया था कि वो उसे शूट करने वाला है। फिर किम के शॉप आने के बाद जो भी हुआ वो सब इनका प्लान था। अब होश में आने के बाद यांग मीटिंग रूम में जाता है। अब तक यहाँ जून को पकड़कर अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ मिसू बताती है कि किम ने इस पेन ड्राइव में एक वीडियो उन सभी को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया था। इवन उन्होंने जून को भी इस वीडियो को देखने कहा था। फिर वीडियो शुरू किया जाता है। वीडियो में किम कह रहा था जब तक आपको इस फुटेज के बारे में पता चलेगा तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। अभी मैं शॉप में जाकर यांग को सीसीटीवी कैमरा के सामने शूट करने वाला हूँ। ये सब हम पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे। फिर इसका वीडियो पब्लिक तक पहुंचने के बाद पब्लिक यांग को छोड़कर मुझे टारगेट करेगी और फिर इसी ट्रैप में फंसकर जून मुझे किसी तरह ढूंढकर। खैर मैं जून से कहना चाहता हूँ जब मैं मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारे पुराने घर गया था तब मुझे तुम्हारे फादर की सड़ चुकी लाश में ढेर सारे चाकू के वार और खंजर के निशान मिले। उनमें से सबसे आखिरी निशान 4 महीने पुराना था। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि तुम अपने फादर को मारने के बाद भी उन्हें टॉर्चर करती थी, लेकिन 4 महीने पहले तुमने उनकी बॉडी के साथ ये सब करना बंद कर दिया क्योंकि तब तक तुमने अपना नया टारगेट ली यांग को बना लिया था। तुम्हारी आदत थी कि तुम्हें कोई ना कोई आदमी चाहिए था एक ट्रॉफी की तरह रखने के लिए और शायद तुम मुझे अपनी अगली ट्रॉफी बनाओगे। मैं इधर पुलिस को बता दूं कि अगर मैं शहर से अचानक से गायब हो गया तो मेरी डेड बॉडी आपको जून का बेसमेंट चेक करने पर मिलेगी। एविडेंस के लिए मैं मरने से पहले कोई सख्त चीज निकल लूंगा ताकि मेरी बॉडी की पहचान हो सके। आखिर में मैं बस इस देश की जनता से बस इतना चाहता हूँ कि अगर कानून में वायलेंस के बदले वायलेंस होगा तो ये पूरी दुनिया ब्रूटैलिटी से भर जाएगी, इसलिए न्याय हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। आगे कोर्ट जून को इतने सारे कत्ल करने की वजह से सजा सुनाती है। तब जून अपने आखिरी शब्द कहता है मैं गलत था, किम अब भी इस शहर की रोशनी है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जून के किम पर कुल्हाड़ी मारने से पहले ही वहां पर पुलिस पहुंच गई थी और उन्होंने किम को बचा लिया था। असल में मिसू ने किम को उस दिन जो रिबन दिया था उसमें एक ट्रैकर फिट था जिसके बारे में किम जानता था। मूवी के एंड सीन में किम को हॉस्पिटल में होश आते हुए दिखाती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।